24 देख रहे हैं आप। आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24। मेरे साथ हैं जैन साहब जो कि राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी से हैं और आज ओम न्यूज 24 के स्टूडियो में आए हैं और उनसे मेरी कुछ राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ डिस्कस करने का मेरा और जैन साहब का मन बना। तो मैंने जैन साहब से अक्षमात ही कह दिया, जैन साहब आप आओ, अपन दोनों जने स्टूडियो में बैठते हैं और आज की राजनीति के परिवेश को देखते हुए कुछ अंदर से ये महसूस होने लगा कि आज की राजनीति थोड़ी ऊंचेपन की आ गई है। क्या कहना है आपका जैन साहब? धन्यवाद शर्मा जी। और ओम न्यूज का जिस तरह से निरंतर प्रगति हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज आपने मुझे ओम न्यूज के कार्यक्रम में बुला करके उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जहाँ प्रकृति ने बहुत ज़्यादा खनिज, जंगल, पानी और मैन पावर सब कुछ इतना देने के बावजूद में यहाँ की पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिन दो पार्टियों का यहाँ पे शासन रहा है, उन्होंने आम जनता की मजबूरियों तकलीफों को दूर नहीं किया। ना तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों का शिक्षण स्तर ठीक है, ना स्वास्थ्य सेवाएं गांव के दूर दराज एरियो तक पहुंची है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लिख कर के, डिग्री लेकर के भी यहाँ का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो आपने बहुत अच्छा सोचा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति जिस तरह से उसका स्तर गिरता जा रहा है, नीची होती जा रही है और लोग व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझते जा रहे हैं और अनावश्यक रूप से धर्म और जाति का प्रयोग राजनीति में ज़्यादा कर रहे हैं, बजाय इस बात के कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले। लेकिन और इसका नुकसान मध्य प्रदेश की आम जनता को हो रहा है। अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी मध्य प्रदेश के लोगों में इस चेतना को डालने के लिए है कि मध्य प्रदेश के पास में इतने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, खनिजों का भंडार है, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ बहुत सारे जंगल भी हैं, यहाँ पानी की कमी नहीं है, यहाँ के लोग सीधे हैं, जातिवादी सांप्रदायिक नहीं है और यहाँ का युवा काम करना चाहता है, पढ़ा लिख करके वो डिग्री लेकर के बेरोजगार नहीं रहना चाहता। लेकिन यहाँ की सरकारों ने वो औद्योगिकरण यहाँ का ठीक से नहीं किया। यहाँ औद्योगिकरण की स्थिति ये है कि हर बड़ी चीज़ें, चाहे वो स्वास्थ्य में जांच वाले उपकरण हो, चाहे वो रोबोट सिस्टम्स हो, चाहे वो खनिज निकालने के लिए होने वाले बड़े बड़े संयंत्र हो, ये सब कुछ आज भी मध्य प्रदेश में भारत के दूसरे राज्यों से आ रहा है या विदेशों से आ रही है कुछ चीज़ें। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, जो कि ना तो शिवराज जी भी इस मामले में, औद्योगिकरण के मामले में बहुत ही सुस्त थे, जो रफ्तार आज तक नहीं बन पाई है, वो रफ्तार पिछले 3 महीनों जब मुख्यमंत्री चेंज हुआ तो हम लोग के दिल दिमाग में एक विचार कोंधा था कि हो सकता हो कि नए मुख्यमंत्री बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश का औद्योगिकरण का नया नक्शा देंगे, औद्योगिकरण की नई स्थितियां निर्मित करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों का हक गाँव में गरीबों को इस तरह से देकर के कि ताकि वो स्वयं अपना रोजगार कर सके, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा करके उनकी जीविका को सामान्य बनाएंगे। लेकिन ऐसा कोई 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भी संकेत, कोई भी योजना, ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे आम बेरोजगार को, आम आदमी के दिल के अंदर एक उत्साह जागे। तो आपको कैसा लग रहा है शर्मा जी? क्या ये धीमी गति क्या ठीक है प्रदेश की? नहीं, तो मैंने इसलिए आपको आज एक क्वेश्चन छेड़ा है जी 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 कि उस गति को देखते हुए मैं भी चल रहा हूँ जी, और जी, मैं भी देख रहा हूँ। जी 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 तो मैं ये चाहता हूँ जैन साहब, आपकी जो पार्टी है जी आप लोकसभा चुनाव आ गए जी, तो लोकसभा चुनाव में क्या आप अपने कैंडिडेट उतारने के? हाँ निश्चित रूप से उतारेंगे, लेकिन हम अकेले अपना भाई पार्टी नहीं उतारेंगे। एक मध्य प्रदेश के लिए हमने एक राष्ट्रीय सरकार बनाओ मोर्चा बनाया है, उसमें तकरीबन 10 से 15 पार्टियां हैं। तो हमारी जैसे ही अधिसूचना जारी होगी वैसे ही हम लोगों की बैठक होगी, जिसमें जिस पार्टी को जो सीट पर लड़ना होगा उसके वो उम्मीदवारों के नाम और अपना सीट का क्रमांक देंगे। तो हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और हमारा एक ही मुद्दे पे लड़ेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण और गरीबों के जो सुविधाएं उपलब्ध करवाना है और गाँव के अंदर जो प्राकृतिक संसाधनों से जो रोजगार पैदा किया जा सकता है गाँव में, स्वयं रेत, ईंट, गिट्टी, मिट्टी, लोहा, लकड़ी से गाँव के जो लोगों को
को आप संसाधनों के हक दे करके उनको इस रोजगार में जोड़ें, ताकि वो अपना घर खुद बनाए, सड़कें खुद बनाए, विकास खुद करें। लेकिन ये स्थिति लाने के लिए ही हम इन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे। और आप तो जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, इस समय पूरे देश में है, और उस मुद्दे का कोई तोड़ विपक्षी पार्टियों के, दूसरी अन्य पार्टियों के पास नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव को धन के आधार पर बना दिया है। ये लोग इतना ज्यादा, कांग्रेस और भाजपा, पूंजीपतियों से चंदा लेकर के इतना ज्यादा चुनाव में धन खर्च करते हैं कि छोटी पार्टियों की आवाजें टक्कर खाने में त्रुटि की तरह दब जाती है। तो हम इन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे कि किस तरह से जो है ये अर्थतंत्र के माध्यम से ये पार्टी आपका शोषण कर रही है। दूसरा, आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर तालमेल जो है, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी तालमेल इतना खराब है, यदि हम लोग ये तीसरा हमारा जो राष्ट्रीय सरकार बनाओ मोर्चा यदि जागृत नहीं रहा तो मध्य प्रदेश विपक्ष विहीन दिखेगा, और ये जो सुस्ती है, ये सुस्ती और बढ़ती जाएगी। और स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो विधायक बना, सांसद बना या जो मंत्री बना, वो तो अपने आप को राजा समझने लगता है। तो जब तक कि उसको छेड़ोगे नहीं, ठुकोगे नहीं, आपने अगर एक ड्रम ले आए और उसके लिए 2 बजाने वाली लकड़ियां भी ले आए, रख दी उनके पास में, तो अपने आप तो नहीं बजने लगेगा ना। तो जब तक विपक्ष छेड़ेगा नहीं सरकार को, व्यवस्था को छेड़ेगा नहीं, तब तक प्रजातंत्र की पूर्ण परिभाषा भी तय नहीं होगी कि पक्ष और विपक्षी दोनों है। इसलिए हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह सुस्त नहीं रहेगी। आंदोलनों में, धरने में, सरकार को चेताने के लिए जो भी साधन उपलब्ध हो वो करेंगे। और हमें ओम न्यूज जैसे अगर चैनलों का सहयोग मिला तो निश्चित रूप से हम वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को हम जगा के मानेंगे। आज जैसे साहब आपने एक चीज देखी होगी, मध्य प्रदेश के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहे हैं जी, तो पूरे हिंदुस्तान में आपने एक चीज देखी है जी, कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो बेरोजगारी पे कोई भी पार्टी जी बोलने से हिचकिचाती क्यों है? इसलिए हिचकिचाती है क्योंकि ये देश में मुख्य रूप से इन दोनों पार्टियों का ही शासन रहा, कांग्रेस और भाजपा का, और दोनों पार्टियां पूंजीपतियों की से चंदा लेके चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके जीत रही है। तो पूंजीपति नहीं चाहते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा उठे, क्योंकि वो पूरा की पूरा रोजगार और उद्योग उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलाते हैं। ये मतलब एक अनौपचारिक चर्चा का विषय है, दिल्ली में है, औपचारिक तो नहीं, ऑफिशियली नहीं हो सकते काम, लेकिन अनौपचारिक चर्चा का विषय है कि आज देश के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं ये सरकार के अधिकारी अपने कमरे में बैठ करके नहीं बना रहे हैं, ये अंबानी अडानी के ऑफिस में बनकर के कच्चा माल आकर के और सिर्फ प्रिंट हो रहा है, सरकारी ऑफिस में, कार्यालयों में। तो जब सरकार इस तरह से चलेगी साहब, तो बेरोजगारी का मुद्दा कौन उठाएगा? नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा सा जागृत होना चाहिए बेरोजगारों के साथ। तो शायद आपके साथ बेरोजगार निश्चित रूप से हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएं और कुछ संसाधनों की व्यवस्था भी करें, ताकि हम जनता को जागृत करके और उस मुद्दे के ऊपर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। हमारा निरंतर प्रयास है। और दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था जी कि प्रधानमंत्री जी की एक आवास योजना चल रही है जी, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के पास अपनी आवास योजना है गरीबों के लिए। वो हर साल उतने ही लोगों को आवास बना के दे सकते हैं जितने नए लोग जरूरतमंद बढ़ रहे हैं। हमारी योजना एक साथ सब लोगों को देने की है। वो क्या कर रहे हैं कि खुद बना करके पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा सरकार के पास है नहीं, तो उनकी गति तो धीमी रहना स्वाभाविक है। हम प्राकृतिक संसाधनों के हक की गरीब अपना मकान खुद बनाए, हम उन्हें रेत, ईंट, मिट्टी, गिट्टी, लोहा, लकड़ी, क्रेशर मशीन, जेसीबी, ये सब क्या लोन उपलब्ध करवा के उन्हें दे देंगे। भाई अपने मकान बनाओ आप, और जो भी उसकी किस्तें हैं बाकी रॉ मटेरियल बेच करके चुकाओ। हमारा पूरा की पूरा जो है ना वो एक ये एक आर्थिक आंदोलन, आर्थिक सुव्यवस्था बनाने का आंदोलन के रूप में है। तो वो पूरी योजना हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि किस तरह से उनको उनके हक दिए जाए और वो लोग इकट्ठे मकान बनाए। सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, सिर्फ जो अतिरिक्त संसाधन है जैसे रेत है जो लोग खरीद रहे हैं वो तो खरीद रहे हैं, गिट्टी है, मिट्टी है, ईंट है, ग्रेनाइट है, पत्थर जो खरीद रहा है, उसके अलावा अतिरिक्त मध्य प्रदेश में है संसाधन, भरपूर संसाधन है। तो उन संसाधनों में कुछ प्रतिशत संसाधन वही लोग निकालें, वही लोग उसका उपयोग करें, उसकी मेहनत वही करें और उसके मकान का उपयोग वही करें। इससे क्या है कि ये दोहरी व्यवस्था हो जाएगी, मकान तो मिल जाएगा, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। एक तरह से
ये गतिशीलता समाज में लाने की है। और उनके पास तो सिर्फ ये है कि सब अभी तक इन्होंने पूरे देश में सिर्फ 4 करोड़ दिए हैं 10 साल में। यानी आप मान रहे हैं कि 10 साल में देश की जनसंख्या 10 करोड़ बढ़ती है। आप अभी तक के जनसंख्या के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो हर 10 साल में हमारे देश की जनसंख्या 10 करोड़ बढ़ रही है। अब इन्होंने 4 करोड़ मकान दिए, मतलब उतनी जनसंख्या बढ़ गई, उतनी जरूरत बढ़ गई। तो इस गति से तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि एक काम एक क्रांति के रूप में एक समग्र समाज इसमें जुटे और सबका उसको हिस्सेदारी मिले। अच्छा, एक और भावना पूरे देश में गलत फहमी फैली हुई है कि यदि गरीब के पास कुछ संसाधन आएंगे, कुछ बनेगा तो अमीर का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो गरीब मकान बनाएगा ना, कुछ सामान आपसे भी खरीदेगा, कुछ चीजें आपको भी ज्यादा बिकेगी। शहर से जो उद्योग का चीजें जो उसमें लगेगी उसके मकान बनाने में, वो आपसे खरीदेगा वो। तो हमारे यहाँ जो एक तरीके की जो भावनाएं बना रखी है, और विशेषकर हमारे पूंजीपति तो इस भावना को बनाए रखना चाहते हैं, अंबानी अडानी, क्योंकि वो जानते हैं ना कि उसी भावना के तहत ही उनको ज्यादा सम्मान मिलेगा, वो तेज गति से आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था जी कि आज की शिक्षा हाँ और स्वास्थ्य, हाँ, ये 2 चीज जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इन पे क्या पार्टी ने कुछ? जी हाँ, जी हाँ। स्वास्थ्य के मामले में हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखी है कि आदमी जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो जो छोटी मोटी बीमारियां होती है उसमें तो उसको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही उसको कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो जो जांच के जो उपकरण है सरकारी के, वो हमेशा खराब मिलते हैं और अधिकांश जगहों पर उपलब्ध भी नहीं है। जैसे कि हर ब्लॉक लेवल पे, मतलब ब्लॉक स्तर के ऊपर जो उनके बीएमओ कार्यालय कहलाते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कहलाते हैं, तो इनके जो वहाँ के ब्लॉक चिकित्सालय जो है उसके अंदर ना तो कई जगह सीआरटी मशीनें हैं, ना एनआरआई मशीनें हैं, ना सोनोग्राफी की मॉडर्न मशीनें हैं, ना हार्ट और कलर डॉपलर वगैरह के टेस्टिंग मशीनें हैं। ये मशीनों की उपलब्धता नहीं है। तो हमारा एक ये है कि हम एक अलग से हर ब्लॉक हॉस्पिटल के बगल में सरकार का एक पैथोलॉजी और डायग्नोसिस सेंटर होगा, जहां पर इन मशीनों की उपलब्धता रहेगी और चालू कंडीशन में रहेगी। और वो जो सरकारी डॉक्टर जो लिखेगा सरकारी हॉस्पिटल का, उनको तो 5% में मार्केट रेट से, और जो आम आदमी जो दूसरे प्राइवेट डॉक्टर्स जिनको लिखेंगे उनको 20% दरों के ऊपर जांच उपलब्ध होगी। आज मध्यम वर्ग का आदमी इतना पिस जाता है कि वो जब वो जांच कराने जाता है एनआरटी और सीआरटी और फलाना और ढिकड़ा, तो इन जांचों में उसको 6-6 हजार 10-10 हजार रुपये जब जो मांगते हैं तो उसका पसीना निकल जाता है। कई बार तो कोई मध्यम वर्गीय किसी प्राइवेट में काम में कर रहा है, 10-12 हजार रुपये महीना कमा रहा है, अगर 10-12 हजार रुपये महीना अगर इन्हीं में खर्चा कर देगा तो अपना घर किस तरह से चलाएगा साहब। तो ये हम ये जांचों की व्यवस्था पूरी करेंगे। बाकी खर्चे इतने नहीं होते, सबसे ज्यादा खर्चे जांचों के ही होते हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये मानना है कि सरकारी स्कूल अधिकांश लोग, चाहे वो कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, या जो संपन्न किसान हो, वो अपने बच्चों को प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़वा रहा है जहाँ अंग्रेजी माध्यम है। तो हिंदी का पूरा बोझ गरीब लड़कों पे, गरीब बच्चों पे डालना बेकार है। तो सरकारी स्कूलों का हम अंग्रेजीकरण करेंगे और हमारी जो व्यवस्था का होगा उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा है मजबूत रहेगी। इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, उससे हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। जब सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी तो गरीब का बच्चा, गांव का मजदूर का बच्चा, आदिवासी का बच्चा उसको स्कूल भेजने में रुचि लेगा। तो वो सीख क्या आएगा, हिंदी तो घर पे सिखा देता है। इसी के बीच में एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में। जी, मैं देख रहा हूँ जी, कि जो टीचर हाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता है, हाँ, और उसको 4,000 या 5,000 रुपए सैलरी मिलती है, बिल्कुल, तो वो रात टाइम पहुंचता है, बिल्कुल, और रात टाइम छुट्टी पे आता है, बिल्कुल, और पूरा समय हाँ, बच्चों में निकालता है बिल्कुल, पढ़ाने में, बिल्कुल, लेकिन वही बालक हाँ, वही टीचर बन जाता है हाँ, और गवर्नमेंट स्कूल में चला जाता है, हाँ, हाँ, तो वो क्यों नहीं पढ़ाता है? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है शर्मा जी आपने। मतलब ये वास्तव में मध्य प्रदेश में बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि 50,000 रुपया महीना तनख्वाह लेने वाला सरकारी स्कूल का शिक्षक भी अपने बच्चे को, जहाँ पे 5,000 रुपये महीना वाला शिक्षक पढ़ा रहा है, उस निजी स्कूल में भेजता है। ऐसा तो इसका 3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, और दूसरा कारण इसका सबसे बड़ा ये भी है कि हमारे यहाँ कम से कम सैलरी के ऊपर कोई रोक नहीं है। भाई एक आदमी अगर मान लो मजदूर है, उसकी कम से कम उन्हें का सैलरी 10-12 हजार होना चाहिए। एक आदमी अगर ग्रेजुएट है, उसकी सैलरी कम से कम 18,000 20,000 रुपया होना चाहिए। तो सैलरी अगर निजी क्षेत्र में भी ज्यादा होगी तो वो कम से कम जो है वो आदमी
ठीक से रह पाएगा। दूसरा, सरकारी स्कूलों के अंदर यदि आप अंग्रेजी माध्यम कर देंगे तो बहुत सारे मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के लोग जिनके पास पैसा नहीं है स्कूल में फीस देने का, उसके बावजूद मजबूरी में कि उनका बच्चा पिछड़ ना जाए, वो निजी स्कूलों में भेजते हैं, तो वो निजी स्कूलों में ना भेज के सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। पिछले साल सीएम शिवराज सिंह जी ने एक सीएम राजन स्कूल के नाम से चालू की स्कीम जी मध्य प्रदेश के अंदर। जी। तो उसमें तो बताते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम चला है, लेकिन वो भी वही 100 स्कूलों में एक स्कूल, तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली संस्कृति कब तक चलती रहेगी? दिखावे के लिए कि एक दो लोगों को दे दिया, ये नहीं चलेगा। आपको जो भी विकास करना है हर लोगों के लिए करना है, सर्वांगीण विकास करना है, समग्र लोगों के लिए करना है, समाज के हर वर्ग को, पूरी जनता को साथ में लेके करना है। ये जो दिखावटी विकास चलते हुए कोई वो नहीं हो पाता है, कोई आदमी गंतव्य पे नहीं पहुंच पाता है। यदि वो यही वही योजना सारी स्कूलों के एक साथ जारी करते तो बात समझ में आती। वो ट्रेनिंग दे सकते थे, वो भी स्कूल वालों को एक साल जो है वो 4 महीना स्कूल लगे, फिर 2 महीना ट्रेनिंग, फिर 4 महीना स्कूल लगे, 2 महीना ट्रेनिंग, आखिर दूसरे कर्मचारी तो पूरा साल काम करते हैं ना, है ना। तो वो व्यवस्था के अंदर कुछ सोच, कुछ विचार, कुछ परिवर्तन, और सोच विचार परिवर्तन तब होता है जब व्यवस्था को, जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं, जो राजशाही जिनके मन में आ गई है, जब तक आप उनको टच ना करो, उनको झमेलो नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। और हमारे यहाँ तो कोई झंझोड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन उनके जो दोनों नेता जिनके हाथ में पार्टी है, कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो खुद ही जो है वो राजा बन के हैं, उनको कहाँ चिंता है। तो ये चिंता इस कारण से हम लोग मजबूर होकर के मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय जो है सरकार बनाओ मोर्चा बनाने को हम विवश हुए हैं। इसके बावजूद में कि हम जानते हैं हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम इन लोगों से संसाधनों के दम पर लड़ सकें, लेकिन हम आत्मबल पर, जनबल पर इनसे लड़ेंगे और मैदान में आकर के लड़ेंगे। दूसरी बात जैन साहब, एक चीज और बताएं आप जी। आज की जो राजनीति है जी, वो राष्ट्र नीति मानेंगे या राजनीति मानेंगे या कूटनीति मानेंगे? शुद्ध कूटनीति है साहब, 3 चीज है ना। आप साधु इसको आप गलत बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप साधु बाबा को मंदिर का काम नहीं करने दे रहे हैं, नेताजी जाके मंदिर में घुस रहे हैं। नेता उनका जहाँ मंदिरों में इतना काम नहीं है वहां तो घुस रहा हो, साधु बन जाओ। आप तो मोदी से निवेदन करते हैं, भैया हमारे देश में लाख साधु, हमें उनसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप प्रधानमंत्री रहते दिन भर मंदिरों में घुसे रहेंगे तो ये बेरोजगारी की स्थितियां तो और बिगड़नी है, शिक्षा की स्थितियों में और दुर्गति आनी है, और आने वाला समय विश्व का बहुत कठिन आने वाला है। चारों तरफ दुनिया में युद्ध फैले हुए हैं, युद्ध की एक चिंगारी हमारे आ गई तो हमारे यहाँ 140 करोड़ जनता है, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा निवेदन है कि लोग, राजनीतिक नेता अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ऐसा नहीं है कि उन्हें ईश्वर ने कोई भोगने के लिए दिया है, वो थोड़ा उसको राजनीति को थोड़ा जनसेवा का विषय भी माने, त्याग का विषय भी माने, संघर्ष का विषय भी माने। आज तो वो कहते हैं कि जिस दिन बन गए उसी दिन पार्टियां शुरू हो जाती है कि अब तो हमारे भाग्य खुल गए साहब, ये तो हमारी किस्मत से हमें मिला है ना। कल शर्मा जी के आगे पीछे घूम रहे थे, भैया हमारे न्यूज ले लो, आज शर्मा जी भी जा रहा है, तो अभी साहब अभी घर पे नहीं है, साहब भले डाइनिंग रूम में, बेडरूम में सोए हुए हैं साहब। तो स्थितियां शर्मा जी, ये जब तक कि संघर्ष से उठ करके लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक स्थितियां यही रहेगी। अभी तो क्या है कि सिर्फ कोई धर्म और जाति के सहारे लेकर के ये लोग जो पहुंच रहे हैं, और धन का सहारा लेके, सबसे ज्यादा धन का सहारा लेकर के ये लोग जो पहुंच रहे हैं, इन लोगों से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको झंझोड़ना पड़ेगा, इन्हें चेताना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा, इन्हें चेतावनियां भी देनी पड़ेगी, इनके खिलाफ संघर्ष भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर एक जन आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश को बिना जन आंदोलन के मध्य प्रदेश के लोगों के, बच्चों के, युवाओं के भाग्य नहीं सुधारे जा सकते हैं, और हम लोगों का बुढ़ापा भी नहीं सुधरेगा। जब पता चला कि बुढ़ापे में हम जा रहे हैं, वहाँ एक्सरे कराते हैं, और अब तो मशीन की एक्सरे की जरूरत है। हमारा एक्सरे तो मशीन बाद में देगी, अभी तो मतलब मशीन को ही एक्सरे की जरूरत है। तो ये स्थिति नहीं, टाइम पूरा हो रहा है। बहुत धन्यवाद। अगली जो अपनी बैठक होगी उसमें अपन यहाँ से आगे के टॉपिक पे बात करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। और या 19 की स्टूडियो में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत